পৰৱৰ্তী খবৰ অৱশেষত বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হল গোচৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ দুখনকৈ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিলে ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশনৰ সভাপতি ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? सांसद जी, साजिश के पीछे कौन लोग हैं? आखिर आपको इसके पीछे क्या दिखता है? कौन है वो? एक फैमिली, एक अखाड़ा, और इसके पीछे कौन है? का नाम देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं किया, जंतर मंतर पहुंच गए। जांच का इंतजार कर लेते, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, तब जंतर मंतर पहुंचते। राजनीतिकरण हो रहा है, आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। ये राजनीतिकरण शुरू से, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे थे। यानी कि निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं। निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए, जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया। आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी, और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के साथ? यही वजह है कि मांग भी बढ़ती चली गई। अब देखिए, मैं सब चीज़ों पर नहीं बोल सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। सांसद जी, आप इस बात का दबाव कही थी कि आपने जो ऑडियो थी वो ऑडियो किसको दी है? वो जो खिलाड़ी की ऑडियो, जांच कमेटी को। कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है। वो लड़कियों से बात करता है कि भाई देखो, कोई लड़की बात कर लो, कोई लड़की, किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए। क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं, या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं, उसमें वो बच्चा नहीं था। यद्यप मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 इधर खेल हुआ, तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या, कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया। ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया। एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको
कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था। 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। जब ओवरसाइट कमेटी ने अपने आप को ये हो गया कि अब ओवरसाइट कमेटी नहीं है, तो चूंकि देश में जैसे इस समय एशिया चैंपियनशिप होना है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, हमारे यहाँ खेल रुका हुआ है, कोई नेशनल नहीं हो रहा है, कोई ओपन नेशनल नहीं हो रहा है। तो जब नेशनल नहीं होगा, अब जैसे कैडेट है, अगर कैडेट का नेशनल नहीं होगा, अंडर 15 का नेशनल नहीं होगा, तो एशिया जाने के लिए टीम कैसे बनेगी? एक प्रक्रिया है ये कि पहले हमको कराना पड़ेगा। हमारी फेडरेशन भंग नहीं थी, हमने जो है इस खेल को करवाया। अब ये खेल को करवाया तो हमने भाई हरियाणा के खिलाड़ी लड़े, बहुत बड़ी संख्या में लड़े, बच्चे मेडल लेकर के गए। मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैं कभी अखाड़े पर नहीं गया, मैं जो है बैठ करके अपनी कुश्ती को देखता रहा। कुश्ती देखने का अधिकार मुझको भी है। हरियाणा की कई बच्चियां मेरे पास आईं कि सर मुझे फ़ोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फ़ोटो खिंचाओगे और कल इसी फ़ोटो पर मुकदमा लिखाओगे। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है। फिर उनकी माँ निकल करके आ गई, सर मुझे लेना ही लेना है। फ़ोटो ले गए और उसके बावजूद भी मैं मेडल सेरेमनी नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे खेल को बचाना है, तो खेल को बचाना है तो नेशनल को बंद कर देना है, ओपन नेशनल को बंद कर देना है। ये खेल को बचा नहीं रहे हैं और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस 4 महीने के अंदर इन्होंने खेल का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। जी इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नेशनल में भाग लेना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं, वो भी भाग लें ताकि एक्चुअल जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे निकाल सके। क्या एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लोग जो समय धरने में बैठे हुए हैं आपके खिलाफ बैठे हुए हैं? देखिए एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की हो, खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे, मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब यहां पर यह सवाल उठा जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, उसकी व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा, जो अपने राज्य का गोल्ड जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी, अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था, रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया और खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था दी, जिससे हमारा खेल कायम है। अब सवाल ये उठता है कि एक पहले हमारे देश में ओलंपिक के लिए यदा कदा कोई जो है मतलब क्या कहते हैं कोटा लेकर के आता था। तो उस समय हमारे यहाँ नियम था कि जो खिलाड़ी अपना कोटा लेकर के आएगा वही खेलने के लिए जाएगा। आपको याद होगा कि नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में के माध्यम से ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे और सुशील कुमार जो डबल 2 मेडल जिनको लगातार थे, उन्होंने मांग की थी कि इनका ट्रायल कराया जाए। लेकिन उस समय हमारा जो नियम था कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा। तो इसलिए नाते एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंतोगत्वा
सुशील कुमार और नरसिंह यादव का ट्रायल नहीं हो पाया। इस बार के ओलंपिक में मैंने महसूस किया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि कई देश में ये व्यवस्था चल रही है। क्योंकि मान लीजिए कोई रेसलर है जिसने क्वालिफाई किया और वो उसको हल्की फुल्की चोट आ गई या उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमको चोट है, क्योंकि मेडल नहीं आएगा तो ओलंपियन कहे जाएंगे। और कई देशों का अध्ययन करने के बाद और इन खिलाड़ियों से भी बात करने के बाद और कोचों से बात करने के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने ये फैसला किया कि अब ओलंपिक में कोई भी अगर क्वालिफाई करके आता है तो हम सीधे उसको, क्योंकि वो कोटा खिलाड़ी का नहीं होता है, कोटा देश का होता है, वो कोटा देश के नाम होता है कि भारत का कोटा है। तो हमने एक व्यवस्था दी, हमने क्या मतलब सारी कमेटी ने मिलकर के एक व्यवस्था दी कि इनको ट्रायल देना पड़ेगा। अब ट्रायल कैसे होगा? तो ट्रायल ये होगा कि पहले जो कैंप के खिलाड़ी हैं उनका आपस में ट्रायल होगा, और जो उस समय फर्स्ट आएगा 4-6 दिन के बाद हफ्ता व्यवस्था दी जाएगी, 1 हफ्ता के बाद जो देश में फर्स्ट आता है और जो क्वालिफाई करके आया उसके बीच में इनका एक मुकाबला होगा। अगर जो क्वालिफाई करके आए हैं अगर ये उस बच्चे को हरा देते हैं तो इनका कोटा कंफर्म हो जाएगा। बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो चूंकि ये क्वालिफाई करके आए हैं तो 15-20 दिन के बाद इनको एक मौका और मिलेगा उस बच्चे को हराने को। अगर कोई नया बच्चा आता है तो पहले उसको देश के बच्चों को हराना होगा, फिर इनको 2 बार हराना होगा। अगर 2 बार इनको हरा लेगा तो उसको हो जाएगा। इसका भी इन लोगों को विरोध है और मेरा मानना है कि ये पॉलिसी हम सही लेकर के आए, दुनिया के कई देशों का अध्ययन करके लाए। एक समय था जब भारत को यदा कदा कोटा मिलता था, आज इन खिलाड़ियों का भी मेहनत है, उनके गार्जियन का मेहनत है, उनका कोच का मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत फेडरेशन का भी है, थोड़ी सी मेहनत फेडरेशन का भी है कि आज दुनिया के जो टॉप 5 टीमें हैं उसमें से लड़कियों की टीम भारत की एक है। अभी डाउन हुई है, थोड़ा 3-4 महीने का असर पड़ा है, मतलब जहां हमको कोई संज्ञान में नहीं लेता था वहां हम टॉप 5 में पहुंचे हैं। और कई टूर्नामेंटों में, वर्ल्ड के टूर्नामेंटों में भारत की चैंपियनशिप बनी है, 2-3 स्थान पर है। तो उस पॉलिसी को लेकर के भी उनको दिक्कत है। इनका कहना है कि मैं ओलंपियन हूं तो मैं सबके साथ ट्रायल नहीं करूंगा, सबको लड़ा दो और सबको थका दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती उससे करा दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती इनसे करा दो जिससे मैं जीत करके चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, अब आपको कैंप में रहना है तो नेशनल लड़ना पड़ेगा, अगर नेशनल नहीं लड़ पाए तो ओपन नेशनल लड़ना पड़ेगा, ओपन नेशनल नहीं लड़ पाए तो आप मेडिकल दिखाइए कि आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको कैंप में नहीं रखा जाएगा। और जब भी ट्रायल होगा तो आपको बाकी बच्चे जैसे कुश्ती करते हैं वैसे आपको जीत करके जाना पड़ेगा, आपको कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। इस बात से लोग नाराज थे। नेताजी वो बिजनेसमैन कौन है जो आप उद्योगपति का जिक्र कई बार हो रहा, सांसद जी चंचल जी हैं, चंचल जी बोल रहे हैं। सर आप दबाव में महसूस कर रहे हैं जिस तरीके का आरोप लगा हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल दबाव में नहीं। क्या आपको लग रहा है मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रही है? क्या मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रही है? मुझे उच्च न्यायालय पर और जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है और मुझे लोगों को नहीं पता है लेकिन मुझे पता है, अपने बारे में मुझे पता है, अपने बारे में मुझे पता है और पूरे देश को पता चलेगा, ये गारंटी देता हूँ। मुझे अपने बारे में पता है और पूरे देश को जब जांच की रिपोर्ट आएगी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये राजनीतिक लड़ाई है। এয়া সাংসদ ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ সংবাদমেলত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী উদ্যোগপতি। কথা উল্লেখ কৰিছে, নাম উল্লেখ নকৰাকৈ উদ্যোগপতি আৰু কংগ্ৰেছ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন, আৰক্ষীৰ বিচাৰাধীন সমগ্ৰ বিষয়, আৰক্ষীৰ বিষয়টো আৰক্ষীৰ ওচৰত এতিয়া, গতিকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ কৰিব, আইনে বিচাৰ কৰিব, এই কথা উল্লেখ কৰিছে।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে দুখনকৈ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে এই সংবাদমেলযোগে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে পক্সো আইনৰ অধীনতো ৰুজু কৰা হৈছে এটা গোচৰ মহিলা মল্লযুঁজাৰুক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিলৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল বিগত সময়ছোৱাত নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দেশৰ মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতে অৱশেষত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিলে দুটাকৈ গোচৰ প্ৰতিবাদী মল্লযুঁজাৰুক সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা প্ৰতিবাদী মল্লযুঁজাৰুসকলক আৰু তেনে সময়তে দুটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এগৰাকী উদ্যোগপতি আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ব্ৰিজভূষণ সিঙে